सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 धूल पढ़ेंगे और उस जिसके की रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। धूल पाठ में उन्होंने धूल के महत्व को, उसकी महिमा को, उसकी उपयोगिता को बताया है। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। ये जो है, इसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बढ़कर है। लेखक का मानना है कि लोग हीरे को तो साफ सुथरा, खरादा हुआ और आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ ही पसंद करते हैं, परंतु धूल से लिपटा हुआ जो शिशु है, उस शिशु के सामने ये सारे जो दिखावटी कृत्रिम साज सज्जा के साधन है, सौंदर्य के साधन है, सामग्री है, वे सब बेकार हैं। वर्तमान सभ्यता जो है इससे परहेज करती है, धूल से परहेज करती है, धूल से वह घृणा करती है। इसलिए वह अपने बच्चों को धूल में जाने नहीं देती है, धूल में जाने से रोकती है। उन्हें ये लगता है कि धूल के कारण धूल मिट्टी से सने बच्चे अगर वह गोद में उठाएंगे तो उनके कृत्रिम जो चमक दमक वाले कपड़े हैं वे मैले हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आधुनिक मतलब अभिजात वर्ग है, वह बहुत सारे वो जो है प्रसाधन के सामान का इस्तेमाल करते हैं, कीमती प्रसाधन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु लेखक ऐसा मानता है कि ये सारे प्रसाधन सामग्री उस धूल के सामने बेकार हैं, जो कि छोटा बच्चा मिट्टी में खेलते हुए उसके अपने मुख में लगा लेता है। माने उसका सौंदर्य ही अद्भुत है। अब धूल के बारे में मिट्टी जो है, कह रहे हैं कि शरीर को हम लोग मिट्टी कहते हैं, और मिट्टी को लेके संसार में उसकी असारता के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। जीवन का जो सभी सार, परंतु अगर देखा जाए तो जीवन का सभी सार तत्व जो है वह मिट्टी में से ही प्राप्त होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा ये सारे जो हैं, ये सब मिट्टी की ही देन है। धूल इसी मिट्टी की आभा है। मिट्टी शब्द है तो धूल रस है, मिट्टी देह है तो धूल उसका प्राण है। ये है पाठ, पिछले अंश में पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति, उसका सार। अब हम लोग कुछ प्रश्न के माध्यम से उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप के साथ चर्चा करती हूँ कि हीरे के प्रेमी हीरे को कैसा देखना पसंद करते हैं। हीरे के प्रेमी उसको कैसा देखना पसंद करते हैं। तो पाठ के अंश में प्रारंभिक अंश में आपने पढ़ा कि जो हीरे के प्रेमी होते हैं वह उसको साफ सुथरा, खरादा हुआ और आँखों में चकाचौंध पैदा करने वाले रूप में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हीरा जितना अधिक सुडौल और चमकदार होगा वह उतना ही मूल्यवान होगा। अब दूसरा प्रश्न है कि कवि ने धूलि भरे हीरे किसे कहा है। कवि ने धूलि भरे हीरे किसे कहा है। इस प्रश्न का उत्तर है कि कवि ने धूलि भरे हीरे जो मातृभूमि की धूल में लिपटा हुआ जो हमारा बीता बचपन है, उसी को कहा है। उन बच्चों को कहा है जो धूल में खेले हैं, क्योंकि हर बच्चे को ज़मीन में खेलना अच्छा लगता है। ज़मीन पर खेलने में उन्हें जो आनंद आता है और उससे जो उनके मिट्टी लग जाती है, उसका सारा शरीर धूल से सन जाता है, और फिर उसके बाद उसके वह सौंदर्य जो है अद्भुत होता है। इसी के कारण कवि ने कहा है कि कवि ने उसे धूल भरे हीरे के रूप की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, इसमें आज की सभ्यता पर क्या व्यंग है। इस गद्यांश में आज की सभ्यता पर
कटु व्यंग किया गया है। और आज की सभ्यता, कहते हैं कि आज की जो सभ्यता है, आज के जो सभ्य लोग हैं, जो सुशिक्षित हैं, वे धूल मिट्टी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि वे उसे गंदा मानते हैं। और वे जो है बनावटी श्रृंगार और साज सज्जा को विशेष महत्व देते हैं। आज के लोग ऊपरी चमक दमक को ही विशेष महत्व देते हैं। अगले अंश से एक प्रश्न है कि गोधूली को गांव की संपत्ति क्यों कहा गया है। गोधूली को गांव की संपत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि गोधूली जो है नगरों में नहीं मिलती, क्योंकि गांव में ही गायें हैं और गांव में ही ग्वाले हैं जो कि गायों को चराते हैं। गाय को चराने वाले जब शाम को गायों को लेके आते हैं तो उनके जो पैरों से उठने वाला धूल है वही गोधूली है। तो ये जो है गाय और गोपालक गांव में ही होते हैं, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि ये गांव की गोधूली जो है वो गांव की संपत्ति है, न कि शहरों की। अब अगला प्रश्न है कि पुस्तक विक्रेता ने निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला लिखकर क्या गलती की। इस प्रश्न का उत्तर है कि गोधूली बेला लेखक पुस्तक विक्रेता ने गोधूली बेला कहकर ये गलती की, विशेष गलती मैंने बड़ी गलती की, क्योंकि गांव में न गाय है न गोपालक है, और इनके आने से, उनके चलने से ही धूल जो उड़ती है वही गोधूली है। तो इसलिए न उन लोगों के अभाव में शहर में कोई गोधूली होती ही नहीं है, ऐसा लेखक का मानना है। उन्होंने कहा कि इसी कारण क्योंकि गांव में न शहर में न गाय हैं न उनको चराने वाले गोपालक, तो उनके पैर से उठने वाली धूल ही कहाँ होगी, इसलिए वे कहते हैं कि पुस्तक विक्रेता ने गोधूली बेला कहकर बहुत बड़ी गलती की। अगला प्रश्न है कि हमें धूली और हीरे में धूल दिखाई देती है, व्यंग स्पष्ट कीजिए। ये हम अगले अंश में पढ़ेंगे। अगला अंश हम लोग पढ़ते हैं कि ये बताया गया है कि धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता, धूली छायावादी दर्शन है और जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। लेखक कह रहे हैं कि धूल जो है वो यथार्थवादी गद्य है, यानी कि जो यथार्थ माने वास्तविक वर्णन, यथार्थवादी यानी वास्तविकता का वर्णन करने वाला गद्य है। यानी कि जो ये पाठ है धूल, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराता है, तो ये यथार्थवादी गद्य है। उसी तरह से धूल एक कविता है। फिर धूली जो है ये छायावादी दर्शन है, जिसकी कि ये एक काल्पनिक रूप है, इसकी वास्तविकता संदिग्ध है, ऐसा इसीलिए कहा गया है। और धूरी जो है वह लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक है, परंतु ये जो चारों हैं शब्द, इन सभी की व्यंजनाएं भले ही अलग हों पर इनका रंग एक ही है। रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, ठीक है। लेकिन धूल कहते ही शरद के धूल उजले बादलों का स्मरण हो आता है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि धूल, मिट्टी जो है, मिट्टी का रंग तरह तरह का होता है, कई रंग की मिट्टी होती है, परंतु मिट्टी का जो रंग है वह भले ही अलग अलग हो, परंतु धूल कहते ही शरद के धूल उजले बादलों का स्मरण आ जाता है। मिट्टी का रंग अलग अलग होने के अलग अलग है, लेकिन जो है जब धूल की बात उठती है तो जो शरदकालीन बादल होते हैं उनके धुले उजले जो धुला उजला मतलब स्वच्छ बादल सामने आ जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है।
धूल के लिए कोई विशेषण देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका एक सहज रंग है, उसका अपना ही एक सौंदर्य है, अपना ही एक रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कवि को प्यार करते हैं। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आँखों से ओझल हो रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण दे ही देते हैं। यहाँ संदिग्ध शब्द का अर्थ आपको बता दूं। संदिग्ध का अर्थ है संदेहजनक। इसका अर्थ है संदेहजनक। ठीक है। संदिग्ध का अर्थ है यथार्थवादी का अर्थ है वास्तविक। वास्तविक। ठीक है। यहाँ इसके बाद जो है अनावश्यक माने जिसकी आवश्यकता न हो। अनावश्यक अन उपसर्ग है और आवश्यक शब्द है। अनावश्यक ये उपसर्ग है और अनावश्यक शब्द है, जिसका अर्थ है जिसकी आवश्यकता न हो। जिसकी आवश्यकता न हो। अब आगे है हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए पर तो कम से कम उस पर पैर तो न रखे। यानी कि जो हमारी देशभक्ति की भावना है वह भले ही ऐसी हो कि हम उस धूल को माथे से न लगाएं, यानी कि श्रद्धा न करें, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि हम यथार्थ जो उसका रूप है, यानी दूसरी धूल के बदौलत हम पले बढ़े हैं, तो हम उसके महत्व को तो जाने, हम उस पर पैर तो रखें। माने आसमान में विचरण करने का जो कल्पना है वह करने के पूर्व हम माने अपनी जन्मभूमि और जन्मभूमि की जो मिट्टी है, पवित्र मिट्टी है, उसके महत्व को तो समझे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। किसान जो हमें अन्न देता है दिन रात की मेहनत करके, वह दिन भर वो मिट्टी में ही काम करता है और जिसके कारण उसके हाथ पैर मुंह आदि में पूरे बदन में उसके मिट्टी लगी हुई होती है। तो धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है और ये जो धूल है वह हमें क्या संदेश देती है। ये लेखक हमसे प्रश्न करते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, मतलब कि हम अपने आप को सभ्य मानते हैं और धूल से हम परहेज करते हैं, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि बिना मिट्टी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बिना धूल के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज किसान जो है धूल मिट्टी से उसका पूरा बदन पूरा शरीर सना हुआ होता है और अन्न पैदा करता है जिसे हम खाकर माने पलते बढ़ते हैं। तो हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि हम कांच को प्यार करते हैं। धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, भीतर की भांति आँखों से ओझल रहती है। लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम जो बाहरी सौंदर्य को महत्व देते हैं, बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं, वास्तविकता को हम जब नहीं समझते हैं, मतलब कि हम जो सभ्य अपने आप को मानते हैं
तो हम लोगों को उसके धूल के महत्व को समझना चाहिए। और क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, यानी कि हम सभ्य लोग जो है क्या करते हैं, कांच से प्यार करते हैं। कांच से प्यार करते हैं माने जो हीरा, यानी कि एक कांच का ही रूप है, एक माने एक मूल्यवान भले ही हो, पर उसका जो है वह एक कहना चाहिए कि कहने का तात्पर्य है कि वो हम कृत्रिमता से ही प्यार करते हैं। हम वास्तविक जो चमकने वाला हीरा है, वास्तविक रूप है जो उसको उससे हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। धूल भरे हीरे से धूल ही दिखाई देती है। हम धूल भरे हीरे के महत्व को नहीं जानते, यानी मिट्टी में ही जो पलकर बड़ा हुआ है, मिट्टी के ही महत्व को जो मिट्टी के महत्व को जो अपने कार्य से, अपने उससे मेहनत से जो उसके महत्व को हमें दर्शाता है, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए और हमें उसे महत्व देना चाहिए। भीतर की कांति आँखों से ओझल रहती है। हमें मन की सुंदरता को देखना चाहिए। ओझल मतलब न दिखाई देना, आँखों से परे होना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आँखों से ओझल का अर्थ क्या है, न दिखाई देना। ठीक है, न दिखाई देना, आँखों से ओझल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो क्या है, हमारे आँखों से हमें ओझल, हम उसकी सुंदरता को हम नहीं देखते हैं, वो हमारे आँखों से ओझल है। मन की सुंदरता को हमें देखना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। लेकिन ये हीरे अमर हैं, जो मिट्टी के हीरे हैं, मिट्टी के लाल हैं, मिट्टी जिसे लेखक यानी कि जो मिट्टी में पलकर बड़े हुए हैं, वे वास्तविक रूप से हीरे हैं। हमको उनके महत्व को समझना चाहिए, और क्योंकि ये अपने कार्य से अमर हैं और अपनी अमरता का प्रमाण आने वाले दिनों में देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही मन चोट न टूटे। कह रहे हैं कि जैसे हीरा जो है वह तो टूट सकता है, उसको यदि गिराया जाए तो चोट मारा जाए तो वो टूट सकता है, परंतु ये जो धूल भरे हीरे हैं वो कभी टूट नहीं सकता। जो धूल में पलकर बड़े हुए हैं और अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, समाज का, जाति का, ऐसे जो हैं धूल भरे हीरे कभी टूटते नहीं हैं। उनको चाहे कितना भी चोट करो वो टूटते नहीं हैं। वे उलटकर चोट भी करते हैं, और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न होगा, जब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। लेखक यहाँ हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हमें उस कांच से युक्त जो हीरा है उसको उतना महत्व नहीं देना चाहिए, उसके भेद को जानना चाहिए। जो वास्तविक मिट्टी से लिपटा हुआ जो हीरा है उसको हमें माथे से लगाना चाहिए। हमें आँखों में चकाचौंध पैदा करने वाले हीरे के महत्व को के आगे जो मिट्टी के महत्व को बढ़ाने वाला है, जो मिट्टी में के महत्व को मिट्टी में पला बढ़ा है, ऐसे लोगों को हमें महत्व देना चाहिए, जानना चाहिए, उसे हमें माथे से लगाना चाहिए, यानी कि उसके प्रति हमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। अब इसमें जो है पहले एक प्रश्न है कि हमें धूली और हीरे में धूल दिखाई देती है, व्यंग स्पष्ट करिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें धूली और हीरे में व्यंग दिखाई देती है, धूल दिखाई देती है। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है कि लेखक ने इस पंक्ति में ये व्यंग किया है कि हमें धूली भरे हीरे में चमक नहीं दिखाई देती।
बल्कि धूल दिखाई देती है। जो धूली भरे हीरे होते हैं, जो धूल मिट्टी में सने होते हैं, उन्हें हमें चमक नहीं दिखाई देती है, बल्कि उसमें हम धूल ही देखते हैं। और ये सोचना हमारा गलत है। इसका आशय यह है कि हमें ग्रामीण लोगों की स्वाभाविकता और उसकी सच्चाई को हम नहीं देखते, हमें वो नज़र नहीं आती, और हम उसे गंदा मानते हैं, उसकी फुहड़ता ही नज़र आती है, उसकी गंदगी ही नज़र आती है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है कि हीरा वही घन चोट न टूटे। इसका उत्तर है कि कवि कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि यह कथन जो है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि जैसे सच्चा हीरा हथौड़े की चोट से नहीं टूटता, उसी प्रकार से परिश्रमी किसान अपनी मजबूती और कठोरता से धूल मिट्टी से लथपथ होने के बाद भी निरंतर कर्म करता रहता है। वह संकट सह कर भी, कष्ट सह कर भी वह कभी हार नहीं मानता, बल्कि अधिक मजबूत हो जाता है। ये लेखक का मानना है। अब इसमें जो है पाठ से संबंधित पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं, उनसे ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में देखना पसंद करते हैं। हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ और चकाचौंध, आँखों में चकाचौंध पैदा करने वाला के रूप में देखना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में सनना और सनने के सुख को दुर्लभ माना है। तेल और मिट्टी से सिंचाई हुई यहाँ की मिट्टी में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पवित्र होती है और यह देवताओं को चढ़ाया जाता है, उसको अपनी देह पर लगाना संसार के सबसे दुर्लभ सुखों में से एक है। अब अगला प्रश्न है कि मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। इस प्रश्न का उत्तर है कि मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ठीक है, अब हम लोग और आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पाठ से अन्य प्रश्न इस प्रकार है कि हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से क्यों बचना चाहती है। हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से क्यों बचना चाहती है? क्योंकि हमारी सभ्यता धूल को गंदा समझती है। वह आसमान को छूने के सपने देखती है, आसमान को छूने की इच्छा रखती है, इसीलिए हमारी सभ्यता जो है धूल से बचना चाहती है। इस अगला प्रश्न इससे है कि कवियों ने किस धूल को अमर कर दिया। कवियों ने किस धूल को अमर कर दिया, ये अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि कवियों ने उस धूल को अमर कर दिया जो गायों और ग्वालों के चलने से उनके पैरों से उड़ती है। उसने उस धूल को अमर कर दिया जो गायों और ग्वालों के चलने से उनके पैरों से धूल उड़ती है, उसको उन्होंने अमर कर दिया। यह हाथी घोड़े के पैरों से चलने से उड़ने वाली धूल नहीं है, यानी गोधूली, गाय के पैर से उड़ने वाली धूल, उसको उन्होंने अमर कर दिया। हमारी देशभक्ति कैसे प्रमाणित होगी? हमारी देशभक्ति कैसे प्रमाणित होगी? हमारी देशभक्ति देश की धूली को मस्तक पर धारण करने से प्रमाणित होगी। लेखक का मानना है कि हमारी देशभक्ति उस धूल को सिर से लगाने से, सिर पर मस्तक पर धारण करने से प्रमाणित होगी। यदि इतना भी न कर सके तो उस धूल पर पैर तो अवश्य ही रखना चाहिए, यानी कि हमें आसमान के सपने छोड़कर हमें ज़मीन पे रहना चाहिए। उस धूल पे मिट्टी में पैर जमाना चाहिए, ऐसा लेखक का मानना है। निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने के आग्रह को लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है?
लेखक निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने के आग्रह को लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है? क्योंकि शहर में धूल धक्कड़ के अतिरिक्त न तो ग्वाले हैं और न ही गाय, और न ही उसके पग संचालन से उठने वाली धूली। इसलिए लेखक इस गोधूली शब्द को विडंबना मानते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गोधूली गांव में ही क्यों होती है? गोधूली गांव में ही क्यों होती है? इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आता होगा कि पाठ में लेखक ने कहा है कि गोधूली जो है वो गांव की संपत्ति है, यानी कि गाय भी गांव में होती हैं और गोपालक भी गांव में होते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव के बच्चे रास्ते पर संध्या के समय जब ग्वाले अपनी गांव के कच्चे रास्ते पर जब ग्वाले अपनी गायों को ले करके वापस आते हैं तो उनके पद से, पैरों से जो धूल उड़ती है वही गोधूली कहलाती है। तो इसी धूल को हम गोधूली कहते हैं। इसके विपरीत शहर की पक्की सड़कों पर यह दृश्य हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए गोधूली को लेखक ने गांव की संपत्ति माना है। लेखक ने हीरे से भी कीमती किसे कहा है और क्यों? ये प्रश्न है कि लेखक ने हीरे से भी कीमती किसे कहा है और क्यों? इस प्रश्न का जवाब है कि लेखक ने हीरे से भी कीमती धूल भरे हीरे को कहा है। लेखक ने हीरे से भी कीमती धूल भरे हीरे को कहा है। धूल भरे हीरे का अर्थ है कि गांव की मिट्टी में खेल कूद कर पला बढ़ा ग्रामीण बालक। धूल भरे हीरे का मतलब क्या है कि गांव की मिट्टी में पल कर बड़ा हुआ जो ग्रामीण बालक है उसे धूल भरे हीरे लेखक ने कहा है। लेखक ने धूल भरे हीरे को मूल्यवान इसलिए माना है क्योंकि ग्रामीण बालक गांव की धूल मिट्टी में पलकर बड़े होते हैं। बच्चे जो है, गांव के बच्चे जो होते हैं, गांव की धूल मिट्टी में पलकर बड़े होते हैं, वे उसी में जीवन के सुख को लेते हैं, जीवन के सुख को भोग करते हैं, अतः धूल उनका श्रृंगार बन जाती है। ठीक है, इसको वे जो है धूल को अपना श्रृंगार मानते हैं। अगला प्रश्न है कि किसान के हाथ मुंह पर छाई धूल हमारी आधुनिक सभ्यता में क्या करती है? आधुनिक सभ्यता से क्या करती है? किसान के हाथ और मुंह पर छाई जो धूल है वो हमारी आधुनिक सभ्यता से क्या करती है? किसान के हाथ मुंह पर छाई धूल हमारी आधुनिक सभ्यता से यह कहती है कि यह धूल परिश्रम का प्रतीक है। हमारी आधुनिक सभ्यता से क्या कहती है कि यह धूल क्या है? ये धूल जो है उनके परिश्रम का प्रतीक है। इसी के फलस्वरूप किसान देश के लिए अनाज पैदा करता है और हमारी आधुनिक सभ्यता को इन्हें सम्मान देना चाहिए। हमारी आधुनिक सभ्यता को इन्हें सम्मान देना चाहिए क्योंकि वह देश के लिए अन्न पैदा करता है। क्योंकि ये तो वैसे सच्चे हीरे हैं जो हथौड़े की चोट से टूटते नहीं हैं। ये वैसे हीरे हैं जो कि हथौड़े के चोट से टूटते नहीं हैं। किसान कभी भी परिश्रम से जो नहीं चुराता, वो किसान जो है परिश्रम से कभी जी नहीं चुराता और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह लगातार अपना काम करता रहता है। ये किसान की खासियत है, किसान की विशेषता है। नीच को धूरी समान, इस कथन का क्या अभिप्राय है? नीच को धूरी समान, इस कथन का क्या अभिप्राय है? कवि का कथन है कि धूल के समान नीच कौन है? धूल के समान नीच कौन है? अर्थात कोई नहीं। ठीक है, इस विषय में लेखक के अनुसार कवि इस मिट्टी को सती श्रद्धा का मतलब इस मिट्टी को सती जो है श्रद्धा से सिर पर धारण करती है, देशभक्ति से अपने आँखों से लगाते हैं और अन्य नागरिक देश प्रेम के कारण अपने देश की मिट्टी
से प्रेम से स्पर्श करते हैं। इसलिए धूल नीच न होकर श्रद्धा और भक्ति तथा स्नेह के योग्य है। ठीक है। अब एक प्रश्न ये है कि गांव के बचपन और नगर के बचपन में क्या अंतर है। गांव के बचपन और नगर के बचपन में क्या अंतर है। गांव का बचपन जो है धूल भरा होता है, उसमें मस्ती ही मस्ती है। ग्रामीण शिशु वास्तव में भोलानाथ जो है वह एक काल्पनिक नाम है, वह जो है धूल मिट्टी में खेलकर ही पला बड़ा है। अखाड़े की मिट्टी में पसीने से तरबतर होकर वह उसमें असीम सुख का अनुभव करता है और प्रेम के कारण वह अपने। इसके विपरीत नगरीय बचपन जो है चकाचौंध से भरा होता है। नगर के बच्चे जो है साफ सुथरा रहना उन्हें सिखाया जाता है और उन्हें धूल मिट्टी से वे इसी कारण घृणा करते हैं। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।